हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम एक और बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आ गए हैं जिसका नाम है बेदर्द पिया। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। बहुत ही शानदार पार्टी चल रही थी। लड़के और लड़कियां गीत के तान में झूम रहे थे। कोई गेम जोन में गेम खेल रहा था। कुछ लोग बातें करते ड्रिंक कर रहे थे। चारों ओर शोर ही शोर है। एक लड़की तभी कैब से उतरती है। वह शायद यहाँ पहली बार ही आई थी। वह इधर-उधर देख रही थी। शायद वह किसी के बुलाने पर वहाँ आई थी। वह घबराई हुई सी लग रही थी। उसने अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल करती है। 2-3 रिंग के बजने के बाद सामने से फ़ोन उठता है और एक लड़की की आवाज़ आई, अरे निशा, तुम कहाँ हो? जानवी ने पूछा। मैं नीचे खड़ी हूँ जानवी, निशा ने कहा। तू वहीं रह, मैं अभी नीचे आती हूँ, जानवी ने कहा। जानवी नीचे आई और निशा को लेकर ऊपर चली जाती है। निशा ने देखा बहुत बड़ी होटल थी। वह बहुत ही खूबसूरत होटल था। कॉरिडोर बहुत ही बड़ा था। सामने 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 कमरे थे। वेटर वाइट ड्रेस में इधर उधर घूम रहे थे। सफाई कामगार सफाई कर रहे थे। जानवी कमरे के पास आकर रुकी और फिर दरवाजे को नॉक किया। तभी अंदर बैठे शख्स ने दरवाजा खोला और दोनों ही अंदर चली गई। निशा, ये रेहान है, मेरा फ्रेंड, जानवी ने मुस्कुराते हुए कहा। निशा ने दोनों हाथ जोड़कर उसका अभिवादन किया तो रेहान ने भी अपने 2 हाथ जोड़ दिए। निशा की मंगनी राहुल खन्ना से हो चुकी है। जानवी ने रेहान को बैठते हुए कहा। ओह वेरी नाइस, कंग्रेचुलेशन निशा, रेहान ने कहा। थैंक यू, निशा ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी वेटर आया और सॉफ्ट ड्रिंक्स रख कर बाहर चला गया। जानवी ने निशा और रेहान को अकेले छोड़ते हुए कहा, निशा तुम ये सॉफ्ट ड्रिंक लो, मैं अभी आई। अभी निखिलेश और समिता भी आने वाले हैं तो मैं उनको लेकर आती हूँ। निशा ने सिर्फ हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और ऑरेंज जूस को पीने लगी। रेहान कब से सिर्फ निशा की खूबसूरती को ही निहार रहा था। कुछ ही देर में निशा का सिर चकराने लगा। उसकी आंखें ओझल होने लगी। निशा को जो ड्रग्स दिया गया था उसका असर अब शुरू हो चुका था। वह गिरती संभलती वॉशरूम में आ गई और अपने आप को पानी से धोकर खुद को जगाए रखने की नाकाम कोशिश करने लगी। वह बाहर आई और कमरे से बाहर निकलने लगी। तभी रेहान ने उसको पकड़ लिया और उसको दरवाजे से सटा दिया और उसकी पीठ पर किस करने लगा। निशा ने रेहान को धक्का दिया और वह दरवाजे को खोलने लगी, मगर रेहान ने उसे फिर से पकड़ लिया और इस बार तो निशा को सीधा बेड पर ही धकेल दिया और खुद भी उसके ऊपर लेट गया। निशा खुद को बड़ी ही मुश्किल से संभाल रही थी। उसकी आंखें भी बंद होती जा रही थी, मगर फिर भी वह रेहान से खुद को बचाने के लिए कोशिश कर रही थी। रेहान ने निशा की ड्रेस की बाजू को खींचकर फाड़ दिया और उसकी खुली रेशमी शरीर को भूखे भूखे वरों की तरह निहारने लगा। निशा ने चिल्लाना शुरू किया तो रेहान ने उसे 4-5 थप्पड़ जड़ दिए और फिर अपनी हैवानियत पर उतर आया। निशा ने खुद को उस हैवान से बचाने के लिए बहुत ही कोशिश की, मगर वह निष्फल रही। रेहान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। उसने निशा की पीठ पर, कलाई पर, पेट पर, कमर पर, जांघ पर और उसकी गर्दन पर कई बार काटा और सिगरेट के दाम दिए। निशा की आंखों से आंसू की धार बहने लगी। वह अब थक गई थी और रेहान उसके ऊपर हावी हो गया था। उसने निशा के एक एक करके सारे कपड़े निकाल दिए थे और रेहान निशा के साथ पूरी रात इंटीमेट होता रहा। निशा की दर्द से भरी चीखें गूंजती रही जो होटल की दीवारी को भी रुला गई थी। रात के सन्नाटे में भी दिल को भी दहला गई थी। रेहान ने देखा कि निशा अब तो बेहोश हो चुकी है। तब उसने जानवी को कॉल किया जो बाजू के कमरे में ही आराम से सोई हुई थी। क्या वह डाली ज़्यादा तंग तो नहीं किया ना मेरी बहन ने तुमको? जानवी ने जहरीली मुस्कान के साथ कहा। रेहान ने जानवी को अपनी बाहों में भर लिया और उसको 5 लाख रुपए की एक अटैची पकड़ाते हुए कहा, आज तो मज़ा ही आ गया जानवी, तुम्हारी बहन जैसी लड़की कोई नहीं होगी। क्या फिगर है, कमाल की बॉडी है निशा की, और अभी तक वह वर्जिन थी, तो मज़ा ही आ गया। आज तो मैं तुमको भी नहीं छोड़ूंगा मेरी जान, रिहान ने उसके होठों को चूमते हुए कहा। सुबह के 4 बजे तक रिहान और जानवी ने खूब ही इंजॉय किया।
अब वह दोनों ही थक चुके थे तो दोनों ही एक दूसरे की बाहों में सो गए। निशा की जब आँख खुली तब सुबह के 4:30 बजे थे। वह आंखें खोलकर देखने लगी तो उसको अपनी बाजू में ही थोड़ी दूरी पर जानवी और रेहान अर्धनग्न हालत में एक दूसरे की बाहों में सोए हुए दिखे। निशा की आंखें ये देखकर बड़ी हो गई। वह चुपके से जागी और अपने आप को फ्रेश करने के लिए वॉशरूम में आ गई। उसे अपने पेट में बहुत ही दर्द हो रहा था, सिर भी दर्द से फटा जा रहा था। निशा ने हिम्मत की और वह हाथ मुंह धोकर साफ हुई। फिर उसने अपने फटे हुए कपड़े पहने। उसके ऊपर उसने रिहान का जैकेट पहन लिया और अपनी सैंडल को हाथ में पकड़कर अपना बैग लेकर बाहर निकल गई। निशा को बहुत ही चक्कर आ रहे थे मगर वह अब हिम्मत हार नहीं सकती थी। वह धीरे धीरे बड़ी ही मुश्किल से खुद को संभालते हुए बाहर आ गई। उसने आज एक दर्द भरी रात बिताई थी। उसका दर्द आंसू में भीग भीग कर साथ में बह रहा था। रात के 4:30 बजे निशा जैसे तैसे करके भाग रही थी। वह बस वहां से दूर भाग जाना चाहती थी। निशा मिश्रा, गोरा रंग, काले लंबी कमर तक आते बाल, उम्र 21 साल, गुलाब की पंखुड़ी जैसे होंठ, नीली आंखें, पतली कमर और 5 फीट 5 इंच की लंबाई। बिल्कुल ही भोली भाली है हमारी निशा। ये है हमारी निशा का नाम और परिचय। उसके बचपन के दोस्त राहुल खन्ना से उसकी सगाई हो गई। जानवी मिश्रा, गोरा रंग, घुंघरारे बाल, काली गहरी आंखें, तीखे नयन, नक्श, उम्र 23 साल, 5 फीट 3 इंच की लंबाई। निशा के मंगेतर राहुल की गर्लफ्रेंड है ये। राहुल खन्ना, गेहुआ रंग, 5 फीट 9 इंच की लंबाई, हैंडसम, मोस्ट एलिजिबल बैचलर। बिजनेस की दुनिया के टॉप 10 में से 7वें स्थान पर आता है वह। कई सारी गर्लफ्रेंड थी उनकी। कई सारी लड़कियों के साथ वह अपनी रातें रंगीन कर चुका था। जानवी भी उन सभी में आती थी। जानवी ने 3 बार छुपकर अबॉर्शन भी करवा लिया था। निशा सीधी अपने घर आई। निशा सीधा अपने घर आई और अपने कमरे में घुस गई। वह वॉशरूम में गई और पानी के फव्वारे के नीचे शावर लेने खड़ी रह गई। पानी की बूंदों से उसके घाव पर जलन हो रही थी। निशा काफ़ी देर तक वहीं पर बैठी रही। फिर वह तैयार होकर नीचे किचन में आ गई और सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। उसके दिमाग में कल रात वाली बात ही घूम रही थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी बड़ी बहन उसके साथ ऐसा कुछ करेगी। निशा की आंखों से आंसू बह जा रहे थे। थोड़ी ही देर में वह तैयार होकर बाहर निकल गई और सीधा राहुल को मिलने चली गई। वह राहुल के घर का दरवाजा नॉकी करने जा रही थी कि उसने देखा दरवाजा अध खुला ही है। वह सीधे अंदर चली गई। वह राहुल को हर जगह ढूंढने लगी। राहुल कहीं भी नजर नहीं आया। राहुल का घर बहुत बड़ा था। शायद राहुल गार्डन में होगा, निशा ने सोचा। वह बाहर निकल ही रही थी कि तभी उसे 2 लोगों के हंसने और बातें करने की आवाज़ आई। वह आवाज़ की दिशा की तरफ आगे बढ़ने लगी। तभी उसको आखिरी के कमरे में बेड पर लगभग ना के बराबर कपड़ों की हालत में 2 लोग दिखाई दिए। उन दोनों को देखकर निशा तो भौचक्की ही रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह 2 लोग और कोई नहीं, राहुल और जानवी थे। निशा की आंखों से आंसू आ गए। जानवी और राहुल एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए, प्यार कर रहे थे। दोनों ने बहुत ही ज़्यादा नशा भी किया हुआ था। निशा से ये सब कुछ देखा नहीं गया। निशा को आज अपने ही मंगेतर से धोखा मिला था। कल उसकी सगी बहन ने उसे धोखा दिया था और आज उसके मंगेतर ने उसकी ही बड़ी बहन के साथ नाजायज रिश्ता रखकर उसका भरोसा तोड़ा था और उसके साथ धोखा किया था। अचानक ही जानवी और राहुल को महसूस हुआ कि कोई 2 जोड़ी आंखें उनको ही गुस्से से देख रही है। दोनों ही अलग हो गए और अपने कपड़े पहने और फिर अपने आप को ठीक करते हुए देखा तो सामने निशा खड़ी थी। अरे यार, तुम्हारी आखिर प्रॉब्लम क्या है? तुम ना तो खुद एंजॉय करती हो और ना ही मुझे एंजॉय करने देती हो, राहुल ने चिढ़ते हुए कहा। मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ राहुल और ये तुम्हारी साली। तुमने मेरी ही बड़ी बहन के साथ ये नाजायज रिश्ता जोड़ा, निशा ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। कौन सी साड़ी? मैं कौन सी साड़ी? मैं जी रही निशा। कौन सी शादी में जी रही निशा? राहुल तो तुमसे ही प्यार करता था। वह तो बस तुम्हारे साथ राहुल तो मुझसे ही प्यार करता था। वह तो बस तुम्हारे साथ टाइम पास करना था उसको। मगर तुम तो ठहरी सती अनसुईया की वंशज। तुमने तो शादी से पहले कुछ भी नहीं कहकर बेचारे को भूखा ही रख दिया। जानवी ने जहरीली मुस्कान के साथ कहा।
तुमको शर्म नहीं आई जानवी? तुम आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा आखिर? निशा ने आंसू भरी आंखों से कहा। अरे निशा डार्लिंग, तुम क्यों टेंशन लेती हो? मैं जानवी के साथ मज़े लुटाएगा तो तुमको भी तो दूसरे मर्दों के साथ मज़े लूटने दूंगा ना मैं, राहुल ने जहर उगलते हुए कहा। तुम क्या बोल रहे हो राहुल? निशा ने आंसू बहाते हुए देखो, तुम कल जानवी के बॉयफ्रेंड रेहान के साथ पूरी रात मजे लूट कर आई कि नहीं? मुझे पहले ही बता दिया होता कि शादी से पहले अभी तुम्हारे साथ कुछ नहीं, तो मैं तुमको थोड़े ही मना करता। निशा डार्लिंग, राहुल ने हकलाते हक हकलाते दिखाई होते कहा। तभी पूरे कमरे की खामोशी को चीरती हुई एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। जानवी और राहुल दोनों ही सब पका गए। निशा ने राहुल के गाल को लाल कर दिया था। राहुल और जानवी दोनों को ही गुस्सा आ गया था। तूने मुझे थप्पड़ मारा साली उल्टा, अब देख तुझे इस थप्पड़ का कैसे करारा जवाब देता हूँ मैं। राहुल ने निशा के हाथ को पकड़ा और उसे बेड पर फेंक दिया। जानवी कमरे से बाहर चली गई और राहुल ने जबरदस्ती निशा को लगभग उसके कपड़े फाड़ने लगा और उसके ऊपर तीन चार बार लगभग गंदी हरकत की। दर्द के मारे निशा की चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थी। राहुल ने निशा के ऊपर मोमबत्ती के दाग दिए, उसे अपने पहने हुए चमड़े के बेल्ट से बहुत ही मारा और फिर कमरे से बाहर निकल गया। निशा वहीं बेड पर एक कोने में खुद में ही सिकोड़े हुए बैठी रो रही थी। दर्द से कराह रही थी। उसने जैसे तैसे करके खुद को खड़ा किया और फिर अपने कपड़े पहने। वह धीरे धीरे कदमों से कमरे से बाहर आई। क्यों, कैसा लगा आज अपने ही मंगेतर का बिस्तर गर्म करके? निशा, जानवी ने सेब खाते हुए कहा। राहुल, मैं तुमको कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूँगी। तुम इंसान नहीं हैवान हो। निशा ने गिरते संभलते कदमों से जाते हुए कहा। तुम जैसे चालू आइटम से कौन शादी करना भी चाहता है निशा? राहुल ने अपनी जीभ को कोनों से होंठ ऊपर फेरते हुए कहा। निशा जैसे ही घर के बाहर निकली, उसको राहुल के बॉडीगार्ड ने पकड़ लिया और राहुल के सामने खड़ा कर दिया। क्या कहा था तुमने? तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? मगर अब तो बिना शादी के भी हर रोज सुहाग रात होगी, और वह भी अलग अलग आदमियों के साथ। तुम तो मेरी कमाई और बिजनेस को आगे बढ़ाने का जरिया हो। राहुल ने निशा के गाल पर थप्पड़ लगा दिया। खबरदार, जो कभी हाथ उठाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, राहुल ने कहा। कमरे को लॉक लगा दिया उसने। निशा को उसी कमरे में धक्का दिया। और ये तुमने क्या किया? जानवी ने चिढ़ते हुए कहा। मैंने उसे थप्पड़ का जवाब दिया है। मुझे मारा उसने। राहुल खन्ना को मारा। अब पूरी जिंदगी मेरी गुलामी करेगी। राहुल ने जानवी को बाहों में भरते हुए कहा। ठीक है, मगर ज़्यादा उसके करीब जाने की कोशिश मत करना राहुल। मैं तुमको बर्बाद कर दूंगी। मैं कोई निशा नहीं हूँ, जानवी ने धमकी देते हुए कहा। निशा कमरे में बैठकर अपनी किस्मत पर रोने लगी। घर पर उसके सुनने वाला भी कोई नहीं था। उसके पापा गौतम मिश्रा भी निशा से नफरत करते थे, क्योंकि उनको वंश का नाम रखने वाला वारिस बेटा चाहिए था। जब निशा का जन्म हुआ तब सबके मुंह बिगड़ गए थे। निशा को जन्म देने वाली उसकी मां भूमिका जी भी निशा को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। वह लोग भी करोड़पति थे, मगर निशा को अपने खर्चे खुद को ही उठाने पड़ते थे। कोई भी उसकी ज़रूरतों को ध्यान में नहीं रखता था। निशा कॉलेज के ख़त्म होने के बाद पार्ट टाइम जॉब करने के लिए कैफ़े में जाती थी। वहाँ पर वह वेटर की नौकरी करती थी। निशा की दादी वसुधा जी तो निशा को बोझ ही मानती थी। निशा का अपना कहा जाए ऐसा कोई नहीं था उसके घर में। जानवी को जब अपनी कोई चीज़ चाहिए होती या कोई काम निकलवाना होता तो वह निशा को अच्छा रखती। निशा बहुत भोली थी और प्यार को तरसती थी, इसलिए जानवी में वह अपनी पूरी जहाँ की खुशियाँ महसूस करती थी। निशा जिस कैफ़े में काम करती थी वहाँ पर उसकी एक ही दोस्त थी, रिया, जो निशा को बहुत ही पसंद करती थी। निशा अपने ही ख्यालों में थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और जानवी खाना लेकर अंदर आए। लो, खाना खा लो, जानवी ने तिरस्कार से कहा। जानवी, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, रिसा ने रोते हुए कहा। राहुल की कैद से बाहर निकलना तो तुम भूल ही जा निशा, तू भूल ही जा।
इसमें तुम्हारी मैं कोई मदद नहीं कर सकती, समझी तुम, जानवी ने कहा। जानवी वहां से बाहर निकल गई और फिर अपने मन में बोली, तू ही तो थी मेरे रास्ते का रोड़ा, तू ही नहीं तो कोई गम नहीं। जानवी ने डेवल स्माइल करते हुए कहा। निशा ने इधर उधर देखा मगर वह वहां खुद को भागा सके ऐसा कुछ भी नहीं था। रात के 1 बजे निशा अपने आप को खुद में ही सिकोड़ते हुए बेड की एक तरफ सोई हुई थी। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है, जिसकी आवाज़ से निशा की नींद उड़ गई और उसने देखा कुछ 4 लोग साथ में खड़े हुए निशा को ही ताड़ रहे थे। इन सबको देखकर निशा खड़ी हो गई और सवालिया नजरों से सबको देखने लगी। वह कुछ बोलती या सोचती उसके पहले ही राहुल ने कहा, देख लो, खूबसूरती की मिसाल है और गजब की लड़की है ये, सिर्फ 2 बार ही यूज हुई है। बोलो क्या कहते हो तुम? राहुल ने सबके सामने देखते हुए कहा। एक ने कहा, कमाल की कुड़ी है जी, तो दूसरे ने कहा, क्या लड़की है, जैसे आसमान की परी। ऐसे ऐसे बहुत सारे कमेंट्स निशा के ऊपर करने लगे। ठीक है, तो तुम सब अभी जाओ, मैं तुमको कल मिलता हूँ, राहुल ने सबको कमरे से बाहर निकालते हुए कहा। सब लोग चले गए। अब कमरे में सिर्फ राहुल और निशा ही थे। राहुल ने निशा के करीब जाकर उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, अपने कपड़े उतारो। निशा फिर भी यूं ही पुतली बनकर खड़ी रही, जैसे कुछ सुना ही ना हो। तब राहुल ने उसके करीब जाकर उसके कपड़ों को फाड़ते हुए निकाल दिए और गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, क्या तुमको एक बार में सुनाई नहीं देता? मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश भी मत करना निशा, नहीं तो पता नहीं मैं क्या क्या कर जाऊं तुम्हारे साथ। बोलकर राहुल ने उसको अपने करीब खींचा और अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, मेरे लिए डांस करो। निशा के बदन पर एक भी लगभग कपड़ा नहीं था। वह ठंड से थर थर कांप रही थी, मगर फिर भी वह अपने पैर को थिरका रही थी। राहुल बेशर्मी की तरह उसके शरीर को देखकर मुंह से लार टपका रहा था। राहुल नशे में चूर था। वह लड़खड़ाते हुए कदमों से निशा की तरफ आगे बढ़ा और निशा को अपनी बाहों में भरकर उसके खुले बदन को भूखे शेर की तरह चूमने लगा। बीच बीच में उसे बातें भी करने लगा। निशा का तो हाल बेहाल हो गया था। निशा के दर्द की कोई सीमा नहीं थी। राहुल निशा को बेड पर धक्का देता है और खुद उसके ऊपर चढ़ गया। उसने निशा के शरीर को चूमना शुरू कर दिया। वह बार बार निशा के साथ इंटीमेट हो रहा था और निशा को दर्द देता रहा। सुबह के 6 बजे आखिर निशा को उसने छोड़ा और अपने कपड़े पहनते हुए बोला, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हमें एक बिजनेस की पार्टी में जाना है। तुम्हारे लिए कपड़े उस अलमारी में रखे हैं, जाओ जाकर तैयार हो जाओ। बोलकर राहुल बाहर निकल गया। राहुल और निशा एक साथ कार से बाहर आए और कार से बाहर आए और अंदर चले गए। राहुल ने बिजनेस सूट पहना था, जिसमें वह बहुत ही चार्मिंग लग रहा था, और निशा ने भी ब्लैक कलर का लॉन्ग गाउन पहना था, बालों को खुला छोड़ रखा था। वह भी बहुत ही प्यारी लग रही थी। राहुल ने अपने दोस्तों के साथ बैठते हुए कहा, यार आज की पार्टी में तो कमाल होने वाला है। राहुल के दोस्त फिरोज ने पूछा, क्या कमाल होने वाला है राहुल? राहुल ने ड्रिंक्स का ऑर्डर दिया और निशा के लिए खुद जाकर सॉफ्ट ड्रिंक्स ले आया, जिसमें उसने ड्रग्स मिलाया हुआ था। निशा को एक सोफे पर बिठाकर राहुल ने अपने दोस्तों से कहा, मैं आज एक सौदा करने वाला हूँ। एक दोस्त ने पूछा, सौदा? कैसा सौदा राहुल? जो मुझे आज 50 लाख रुपए देगा, उनको मैं मेरी मंगेतर मजे लेने के लिए 1 हफ्ते तक दे दूंगा। राहुल ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, तो फिर ठीक है, राहुल इस हफ्ते की शुरुआत मुझसे करते हैं। राहुल के दोस्त नीलेश ने हकलाई से कहा और 50 लाख रुपए राहुल के अकाउंट में ट्रांसफर किए। सभी ने अपने अपने ग्लास एक दूसरे के ग्लास के साथ टकराए और एक ही साथ पैक को खत्म किया। राहुल ने निशा को इशारे से पास बुलाया और एक कमरे में जाकर उसका इंतजार करने को कहा। निशा अपने आप को बड़ी ही मुश्किल से संभाल रही थी, फिर भी वह अपने आप को खींचते हुए जाने लगी। वह एक बहुत बड़ी कमरे में आई और वॉशरूम में चली गई। उसने ठंडे पानी से अपना चेहरा बार बार साफ किया और खुद को होश में रखने की नाकाम कोशिश करने लगी। जैसे ही वह वॉशरूम से बाहर निकली, उसने अपने सामने राहुल और एक दूसरे आदमी को खड़ा पाया। तभी राहुल ने निशा के बालों को पीछे से खींचते हुए बड़ी ही क्रूरता से कहा, तुमको 1 हफ्ते तक अब मेरे दोस्त नीलेश के साथ ही रहना है और उसे खुश करना होगा। खबरदार जो मुझे एक भी शिकायत आई तो। राहुल ने निशा को नीलेश की तरफ धक्का मारा और वह कमरे से बाहर निकल गया। नीलेश ने अपना जैकेट निकाल दिया और निशा को अपने करीब करते हुए बोला, पूरे 50 लाख में सौदा हुआ है तुम्हारा?
मैं पूरे 1 हफ्ते तक तुम्हारे साथ मजे लूंगा और तुमको भी मुझे खुश करना होगा। बोलकर उसने पीछे से निशा के गाउन की डोरी छोड़ दी और उसकी पीठ पर अपने दोनों हाथ घुमाने लगा। निशा खुद को उसकी चुंगल से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर ड्रग्स का असर अब बढ़ गया था। उसका खुद पर से भी बैलेंस बिगड़ रहा था। फिर भी उसने अपने अंदर जितना भी ताकत थी वह निकाली और नीलेश के प्राइवेट पार्ट्स पर एक जोरदार की लात मारकर उसे अपने आप से दूर कर दिया। अचानक हुए हमले से नीलेश भी दंग रह गया था और और दर्द के मारे जमीन पर तड़पने लगा। इस बात का फायदा उठाकर निशा उस कमरे से बाहर निकल गई और कॉरिडोर की तरफ भागने लगी। निशा की आंखें अब बोझिल होने लगी थी। वह गिरती संभलती वहां से भागे जा रही थी। तभी उसे अपने पीछे बहुत सारे कदमों की आहट अपने करीब आते हुए महसूस हुई। वह जल्दी से छुपने के लिए हर एक कमरे को नॉक करने लगी, मगर सभी कमरे बंद थे, क्योंकि वहां पर कोई ठहरा ही नहीं था। आखिर में उसे एक कमरा नॉक करने के साथ ही खुलता हुआ दिखा और वह उस कमरे में घुस गई। तभी उसे वॉशरूम में पानी के बहने की आवाज़ आई। वह अब खुद को बड़ी ही मुश्किल से संभाल रही थी। उसका शरीर भी उसे अब जलता हुआ गर्म लग रहा था। उसे अब किसी भी बात का ख्याल नहीं रहा था। तभी कमरे में एक टॉवेल लपेटा हुआ एक हैंडसम मस्कुलर बॉडी वाला लंबा पतला लड़का सामने दिखाई दिया। वह जल्दी से उसके करीब गई और अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली, आप मुझे उन लोगों से बचा लीजिए। वह लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे उनसे बचा लीजिए प्लीज़। बोलते हुए वह उस इंसान की बाहों में ही गिरती हुई झूलने लगी। उसके गुलाबी होंठ फरफरा रहे थे। उस लड़के के गीले बालों से टपकता पानी निशा की ऊपर से लुढ़कते हुए उसके पेट के ऊपर गिर रहा था। वह एक पल के लिए निशा में ही खो गया। वह कुछ बोलता उसके पहले ही उसका कमरा नॉक हुआ। उस लड़के ने निशा को दरवाजे के पीछे खड़ा किया और फिर दरवाज़ा खोलते हुए कड़क आवाज में बोला, क्या है? सामने खड़े ब्लैक कलर की ड्रेस में सजे हुए बॉडीगार्ड्स ने कहा, माफ़ कीजिएगा सर, हमने यहाँ एक लड़की को इस तरफ आते हुए देखा था। तो क्या वह लड़की गलती से आपके कमरे में तो नहीं घुस गई? तुमको मरना है क्या? कबीर कपूर के कमरे में घुसना मतलब अपनी मौत को न्योता देना। जाओ यहाँ से, कोई नहीं है यहाँ पर, जाओ। कबीर ने गुस्से से कहा तो सारे बॉडीगार्ड्स वहाँ से भाग ही गए। कबीर ने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा बंद किया कि निशा ने अपने दोनों हाथ कबीर के गले में डालकर झूलते हुए कहा, तुम ना बहुत अच्छे हो, मगर वो बहुत ही बुरा है। पता है, उसने मेरी सॉफ्ट ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला दिया और मुझे अपने दोस्तों को 1 हफ्ते के लिए 50 लाख में सौदा करके बेच दिया। इतना बोलते ही निशा की आंखों में आंसू आ गए। कबीर ने निशा को ठीक से बेड पर सुलाया और ब्लैंकेट से कवर कर दिया। फिर वह दूसरी तरफ रखे हुए सोफे के पास जाने लगा। तभी निशा ने कबीर को जोरदार झटके के साथ अपने साथ खींच लिया और कबीर को किस करने लगी। कबीर ने महसूस किया कि निशा का शरीर बहुत ही गर्म हो गया था। वह अभी होश में नहीं है। उसने निशा को खुद से दूर किया और खड़ा होने लगा। उसने देखा निशा को घुटन सी हो रही है। वह अपने कपड़े खींचकर निकालने की कोशिश कर रही थी। कबीर ने निशा को ऐसा करते देखा तो रोका, तो निशा ने उसका ही लपेटा हुआ टॉवेल खींच लिया और दूर फेंक दिया और फिर कबीर की बाहों में वह समा गई। पहली बार लड़की को छूने से उसके शरीर को कुछ भी नहीं हुआ था। उसे भी एक सुकून महसूस हुआ और अब वह भी गर्म हो चुका था। आखिर में उन दोनों के बीच एक सुकून और जुनून भरी रात बीत गई। निशा की जब आँख खोली तो उसने खुद को किसी आदमी की बाहों में पाया। उसने देखा कि दोनों के शरीर पर एक कपड़ा लगभग न के बराबर था। वह जल्दी से उठी और अपने फटे कपड़े उठाए और वॉशरूम के अंदर चली गई। निशा ने शावर चालू किया और वह उसके नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी और अपनी फूटी किस्मत को कोसने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर कबीर की नींद खुल गई और वह भी वॉशरूम की तरफ आगे बढ़ गया। कबीर कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि तभी वह कुछ सोचता हुआ वहीं पर रुक गया। मगर बहुत वक्त बीतने के बाद भी जब निशा बाथरूम से बाहर नहीं आई तो अब कबीर को उसकी फिक्र होने लगी। वह जल्दी से बाथरूम के पास गया और दरवाजे को नॉक किया। दरवाज़ा अध खुला ही था। उसने 2-3 बार नॉक किया मगर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई तो वह खुद ही अंदर चला गया। उसने अंदर जाकर देखा तो निशा वहीं पर बैठी अब भी बस रोए जा रही थी। बाथरूम के उजाले में कबीर ने देखा कि निशा के बदन पर कई जगह पर जलाने के तो कई जगह पर काटने के जख्म थे जो अभी
ताज़ा ही हुए लगते थे। निशा के जख्मी पर से खून निकल रहा था। कबीर ने जल्दी से बाथरोब लिया और निशा को वह पहनाया। फिर उसे अपनी गोद में उठाकर बाहर लेकर आया और सोफे पर बैठा दिया। ये सब क्या है? कबीर ने चिंता करते हुए पूछा। ये मेरी फूटी किस्मत के जख्म हैं सर, जो मुझे मेरे अपनों ने ही दिए हैं, निशा ने भावहीन आवाज में कहा। कौन है वो? मुझे नाम कहो। कबीर ने दांत भींचते हुए कहा। क्या करोगे आप उनके नाम जानकर सर? निशा ने कहा। मैं उनकी हस्ती को ही मिटा दूंगा। उसे जीने का कोई भी हक ही नहीं है। बोलो तुम, कौन है वो? कबीर ने पूछा। आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है सर। आपको तो मैं जानती भी नहीं और ना ही आप मुझे जानते हो। फिर यह सब कुछ करने की क्या जरूरत है सर? निशा ने कहा। मैं जानता हूँ तुम और मैं दोनों अजनबी ही हैं, मगर मैं उन दरिंदों को तो मिटा कर ही रहूँगा। कबीर ने निशा को देखते हुए कहा। जाने दीजिए सर, ये जख्म तो कुछ ही दिनों में भर जाएगा। मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मगर मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती। निशा ने खड़े होने की कोशिश करते हुए कहा। जैसे ही निशा खड़ी हुई उसे चक्कर आ गए और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। कबीर ने निशा को अपनी बाहों में भर लिया और उसको प्यार से बेड पर सुला दिया। फिर उसने अपने फैमिली डॉक्टर जिमी को कॉल किया और तुरंत ही स्टाफ के साथ उसके घर कपूर मैंसन में आने को कहा और खुद भी उसी तरफ जाने के लिए बैठ गया। दूसरी तरफ होटल ब्लू स्टार में राहुल अपने बॉडीगार्डों पर अपनी भड़ास और गुस्सा निकालने लगा। सारे के सारे गधे के सिर पर शींग जैसे हो। कम वक्तों, ऐसे कैसे वह हाथ से निकल गई? मेरा 25 करोड़ का नुकसान हो गया। जाओ जाकर उसे कहीं से भी ढूंढ लाओ, राहुल ने दांत पीसते हुए कहा। जानवी ने राहुल के हाथों को चूमते हुए कहा। काम डाउन राहुल, मिल जाएगी निशा, आखिर जाएगी भी कहाँ? उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं हमारे पास लौट कर वापस आने के सिवा, जानवी ने हौसला देते हुए कहा। राहुल ने गुस्से से अपने जबड़े को भींचते हुए कहा। मैंने पूरे 25 करोड़ रुपए में निशा का सौदा करके सभी से लिए हैं। जानवी, यदि निशा नहीं लौटी तो वह सब मेरी जान खा जाएंगे और मुझे मार डालेंगे, राहुल ने कहा। तो कोई और रास्ता नहीं क्या? उनके रुपए उनको लौटा दो और अपना पीछा उनसे छुड़ा लो, जानवी ने कहा। मैंने वह सारे रुपए अपने बिजनेस में लगा दिए हैं और इनके कारण मैं मार्केट से भी इतने रुपए नहीं उठा सकता। मैं तो पूरी तरह से फंस जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, राहुल ने अपने बालों को खींचते हुए कहा। राहुल, तुम खुद को संभालो, निशा जरूर मिल जाएगी, तुम चलो अभी घर, जानवी ने राहुल को अपने गले लगाते हुए कहा। राहुल गहरी सोच में डूब गया था। उसे अपना बर्बाद होता हुआ सब कुछ दिखाई देने लगा। उसको लगा कि जैसे वह एक गहरी और उड़ी खाई में धंसता जा रहा है। दूसरी तरफ जिमी ने निशा का चेकअप किया और फिर बोला। कबीर, तुमने इसके शरीर पर जलने के और काटने के जो निशान देखे हैं वह 2 दिन पहले के ही हैं, और हाँ, इनका 2 से ज़्यादा लोगों ने रेप किया है, जिमी ने कहा। कबीर ने अपनी मुठ्ठियां बंद कर ली और गुस्से से अपने असिस्टेंट विवान को घर पर बुलाया। कबीर की नज़र बार बार उसके जख्मों पर चली जाती थी। कबीर ने देखा निशा की कलाई पर तो चाकू से भी वार किया गया था। निशा की सीने को भी बुरी तरह से जलाया गया था। कई जगह पर दांतों से काटा गया था। कबीर ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर वह गुस्से से बोला। जिसने भी तुम्हारी ये हालत की है उनको बर्बाद कर दूंगा, मैं जीना मुश्किल कर दूंगा। तभी निशा को होश आया और वह सिर्फ इतना ही बोली। आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि तुम अब मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ कबीर कपूर की। यू आर माइन, कबीर ने निशा को प्यार से देखते हुए कहा। कबीर को निशा से सिर्फ हमदर्दी थी, क्योंकि आज से पहले उसने अपने करीब किसी भी लड़की को भटकने नहीं दिया था। राहुल और जानवी साथ में होटल मून नाइट में एक साथ बैठे हुए थे। सामने वह 5 सौदागर बैठे हुए थे जिन्होंने निशा को खरीदा था। पहला खरीदार बोला, भाई हमें लड़की ही चाहिए, हमने ये रुपए लड़की के लिए दिए थे, किसी बिजनेस के लिए नहीं। दूसरा खरीदार बोला, लड़की नहीं तो तुम भी नहीं, तुम तो हमारे धंधे के वसूलों को जानते ही हो। तीसरा खरीदार बोला, देख राहुल, हमको लड़की ही चाहिए, निशा नहीं तो कोई और ले लेंगे, मगर लेंगे तो लड़की के बदले लड़की ही चाहिए, उसने कहा। जानवी को कॉल आया तो वह दूसरी तरफ कॉल अटेंड करने चली गई। जानवी के जाते ही चौथा खरीदार बोला,
राहुल, तुम्हारे साथ जो लड़की है वह भी बहुत ही खूबसूरत है। राहुल ने गुस्से से लाल आंखें करते हुए उसके कॉलर को पकड़ लिया और उसे अपने पास लाकर मुक्का मारते हुए कहा, वह मेरी गर्लफ्रेंड है। खबरदार जो उसकी तरफ आंख भी उठाई तो। पहला खरीदार राहुल को समझाते हुए बोला, राहुल तुझे निशा को लाना होगा या तो कोई और लड़की हमें देनी पड़ेगी। सोच ले, हमारे धंधे में गद्दारी नहीं चलेगी। राहुल ओबराय, वह खरीदार बोला जिसका राहुल ने कुछ देर पहले कॉलर पकड़ा हुआ था। राहुल सोच ले, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, या तो तू हमको कहीं से भी लड़की लाकर दे या फिर तू मरने के लिए तैयार हो जाए। दूसरा खरीदार गन निकाल कर बोला। अपने सामने साक्षात यम को देखकर राहुल घबरा गया और वह कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, मैं तुमको 1 हफ्ते के लिए जानवी देने को तैयार हूँ, मगर तुमको भी ये वादा करना होगा कि जानवी को ये कभी पता ना चले कि मैंने उसका सौदा किया है। राहुल ने तिरछी स्माइल करते हुए कहा। चारों खरीदार ने डन किया और जानवी का सौदा राहुल ने निशा के बदले कर दिया। दूसरी तरफ निशा कमरे में बैठी हुई इधर उधर चक्कर लगा रही थी कि तभी उसको किसी के पैरों की आहट अपने कमरे की तरफ आती हुई सुनाई दी और वह घबरा गई। निशा जल्दी से बेड के ऊपर बैठ गई और अपने आप में ही सिकुड़कर दरवाजे की तरफ देखने लगी। तभी दरवाजा खुला और कुछ सर्वेंट अंदर आए और झुककर बोले, कबीर सर ने आपके लिए कुछ ज़रूरत की चीज़ें भिजवाई है और आपके लिए खाना भी। वह आपको मिलने अभी नहीं आ सकते। उन्होंने आपके लिए ये ड्रेस भेजी है। आप शाम को 5 बजे रेडी रहिएगा। कबीर साहब आपको लेने आ जाएंगे। उन्होंने कहा है आप रेडी रहिएगा। उनको इंतज़ार करना पसंद नहीं है। सारे सर्वेंट फिर से सर झुकाकर चले गए। निशा ने पहले तो फ्रेश होकर खाना खाया और फिर घड़ी में देखा तो अभी 2 बज रहे थे। उसने सोचा, मैं अभी तैयार होकर क्या करूँगी। निशा आराम से बेड के ऊपर जाकर सो गई और कुछ ही मिनट में तो उनका नाशिका संगीत भी शुरू हो गया। 5 बजे निशा इतनी आराम से सोई हुई थी कि उसको ये भी पता नहीं था कि 5 बज गए हैं और कबीर उनके सामने गुस्से में अपने दोनों हाथों को होल्ड करके उसके सामने ही खड़ा है। कबीर को गुस्सा आ गया और उसने सोती हुई निशा को एक करारा थप्पड़ मार दिया, जिसके कारण गहरी नींद में सोई हुई निशा हड़बड़ा कर उठ गई। गुस्से में लाल आंखों से निशा को देखते हुए कबीर ने अपने दांत भींचते हुए निशा के बालों को खींचा और एक हाथ से उसके जबड़े को दबोचते हुए बोला, मैंने कहा था ना कि मुझे देर करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए तुम ठीक 5 बजे तैयार रहना। मगर आफ्टर ऑल आराम से फैली हुई चद्दर की तरह आराम से सो रही थी। निशा को बहुत ही दर्द हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह डरती हुई सिर्फ इतना ही बोली, मुझे दर्द हो रहा है। यह सुनकर कबीर ने निशा को बेड पर धक्का दे दिया और वो खुद कमरे से बाहर चला गया। वहीं होटल में जानवी जब कॉल पूरा करके अंदर आई तो उसे राहुल अभी भी बिजी दिखाई दिया। जानवी एक सोफे पर जाकर बैठ गई और राहुल के फ्री होने का इंतजार करने लगी। राहुल जानबूझकर खड़ा नहीं हो रहा था। उसका दिल नहीं मानता था जानवी को इन भेड़ियों के बीच अकेला छोड़ने का, मगर आखिर में वह खड़ा हो गया और जानवी की नज़र चुरा कर वह चुपके से बाहर निकल गया। चारों को अकेला देखकर जानवी ने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो उसे राहुल कहीं नज़र नहीं आया। तो जानवी डरते हुए बोली, कहाँ राहुल कहाँ है? मुझे जाना है राहुल के पास। चारों भूखे भेड़िए जैसे आदमी ने नाजुक सी जानवी को अपनी गिरफ्त में ले लिया और फिर एक एक करके चारों ने जानवी को नोच मशद और उसकी आत्मा तक को मार दिया। चारों ने पूरी रात पूरा दिन यूं ही जानवी को नोचा और फिर उसको ऐसे ही बीच सड़क पर मरने के लिए फेंक दिया और वह चारों चले गए। राहुल ने जब 1 हफ्ते बाद उन चारों को पूछा कि जानवी कहाँ पर है तो उन्होंने बड़ी ही बेशर्मी से जवाब दिया, राहुल क्या यार, कुछ भी मज़ा नहीं आया। साली इतना नाटक करती थी कि हमने तो उसके साथ ज़्यादा कुछ किया भी नहीं। राहुल ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बांध ली और गुस्से से लाल आंखों से देखता हुआ बोला, मैंने पूछा जानवी कहाँ पर है, क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ? तभी एक आदमी बोला, कूल डाउन जेंटलमैन, आखिर थी तो वह सिर्फ एक लड़की ही, उसके लिए क्यों इतना बवाल मचा रहे हो? राहुल ने उस आदमी के मुंह पर एक पंच मारा और फिर उसके कॉलर को खींचते हुए बोला, वह मेरी गर्लफ्रेंड है, समझे तुम? राहुल ने एक ही पंच से वो आदमी जमीन पर गिर गया और दर्द से कराहने लगा। बाकी के चारों खरीदार ये देखकर डर गए थे। उनमें से एक ने लड़खड़ाती जुबान से कहा, हमने उसको हाईवे पर छोड़ा था, वो बहुत ही दर्द में थी और अब वो हमारे किसी भी काम की रही नहीं थी, इसलिए हमने उसे हाईवे पर छोड़ दिया। राहुल तुरंत ही वहां से भागा, मगर
अब तक बहुत देर हो चुकी थी। जानवी ने खुदकुशी कर ली थी। पुलिस भी वहां पर आ गई थी और जानवी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे थे। राहुल तो ये सब कुछ देखकर भौचक्का ही रह गया था। उसके तो पैरों तले की जमीन ही खिसक गई थी। राहुल वहां से अपनी कार लेकर निकल गया और सीधा अपने प्राइवेट जेट की तरफ चला गया। राहुल ने अपने साथ कुछ भी नहीं लिया था। वह सीधा वहां से निकल गया दुबई के लिए। दूसरी तरफ एक कमरे के अंदर एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था, जिसके दोनों हाथ और पैरों को लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ था, जिसकी उम्र 70 से 72 साल की लग रही थी। उसके चार पर झुर्रियाँ आ गई थी उसके चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई थी, जो दिखने में तो काफ़ी अमीर लग रहा था और डरा हुआ भी लग रहा था। सामने के सोफे पर अपने पैरों के ऊपर पैर चढ़ाए हुए कबीर बैठा हुआ था, जो बहुत ही क्रूएल लग रहा था। कबीर ने अपने आदमियों को गुस्से से टोकते हुए कहा, तुम्हारे हाथ तब तक नहीं रुकने चाहिए जब तक मैं ना बोलूं। लगाओ चाबुक। कबीर के आदमियों ने उस इंसान को चाबुक के कोड़े मारने शुरू कर दिए। करीबन 10 मिनट तक चाबुक के कोड़े लगाने के बाद कबीर ने अपने आदमियों को रुकने को कहा और फिर खुद खड़ा हुआ और नमक की मुठ्ठियां बनाकर उसके खून से तिरतते बदन पर लगाने लगा नमक की मुट्ठियाँ। वो बूढ़ा आदमी दर्द से चीखने लगा। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वह करारते हुए कबीर से बोला, ये तुम मुझसे किस जन्म का बदला ले रहे हो? मुझसे ये अत्याचार अब और नहीं सहा जाता। मुझे गोली मारकर ख़त्म क्यों नहीं कर देते? यूं पल पर मरने की सज़ा क्यों देते हो? कबीर कपूर कभी किसी को आसान मौत नहीं देता मिस्टर रतन कपूर, और अपने उन दुश्मनों को मैं कभी आसान मौत नहीं दूंगा जिसने मेरी ही नज़रों के सामने मेरी माँ और पापा को मार दिया, बड़ी ही बेरहमी से। तू ही था ना वो इंसान जिसने मेरे मॉम और डैड को गोलियों से छल्ली कर दिया था, जिसने मेरी मासूम बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। तुम्हारे कारण ही मेरी बहन ने खुदकुशी कर ली थी। तुम अपने किए गुनाहों को शायद भी भूल सकते हो रतन कपूर, मगर मैं नहीं भूला हूँ। मैं उसी आदित्य कपूर का बेटा हूँ और तुम्हारा पोता। तुमको जो भी चाहिए मैं तुमको वो सब कुछ दूंगा बेटा, बस मुझे छोड़ दो। मुझसे ये अत्याचार अब नहीं सहा जाता बेटा। पिछले 4 सालों से तुम यही करते आए हो मेरे साथ। अब तो मुझे माफ़ कर दो और जाने दो मुझे। तुम तो सिर्फ 4 साल से ही ये तकलीफ सह रहे हो। मैं पूरे 10 साल से ये तकलीफ सह रहा हूँ। एक 16 साल के लड़के ने अपने मॉम और डैड को तड़पते हुए मरता देखा है। तुम्हारे कारण मेरी बहन ने खुदकुशी कर ली और मेरा भाई आज भी पागल खाने में दर्द सह रहा है। मैं तुमसे दया की भीख मांगता हूँ कबीर, छोड़ दो मुझे या फिर मार दो मुझे, मगर अब इस बूढ़े शरीर पर रहम करो कबीर। नहीं रतन कपूर नहीं, अभी तो ये शुरुआत है। आगे के दर्द को सहने के लिए तैयार रहना। तुम लोग हर 2 घंटे बाद इनको 10 मिनट तक कोड़े मारते रहना और फिर इसके बदन को इस नमक से नहलाना। यदि तुम्हें किसी के भी हाथ रुके या थके तो कल का सूरज तुम्हारा परिवार तो देखेगा, मगर तुम नहीं देखोगे, समझे? सभी ने सिर झुका लिया और कबीर बाहर निकल गया। रतन जी की चीखों से दीवार भी दहल जाती थी। कोई भी इंसान कभी कबीर के सामने ऊंची नजर करके देखता नहीं था। कबीर का खौफ ही ऐसा था। कबीर को सभी हार्टलेस कहते थे। एकदम ही घटिया लगता था सबको। कोई भी उसके हुक्म के खिलाफ नहीं जाता था। कबीर सीधा अपने कमरे की तरफ आगे बढ़ने लगा। तभी उनको ऐसा लगा कि कोई है जो उनका पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर देखा तो सामने निशा खड़ी थी। उसने जब कबीर को उस बूढ़े इंसान को मारते हुए देखा तो वह बहुत ही डर गई थी। उससे तो एक भी शब्द बोला नहीं गया और वह वहीं पर बेहोश हो गई। कबीर ने निशा को अपनी गोद में उठा लिया और फिर उसको बेड पर लेटा दिया और खुद भी वहीं सामने रखे सोफे पर जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में निशा को होश आया और उसने अपने सामने कबीर को देखा। निशा की आंखों से आंसू बह निकले। वह अब कुछ भी बोलने के बारे में सोच भी नहीं पा रही थी। तभी कबीर की आवाज़ उसके कानों पर आई, तुमको कमरे से बाहर आने की मनाही है, फिर भी तुम बाहर क्यों आई? जाओ और अपने कमरे में जाकर आराम करो। कबीर ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, नहीं जाऊंगी मैं कमरे में। मुझे तो तुमसे डर लगता है। कैसे क्रूएल हो तुम कबीर। बस निशा ने इतना ही कहा और वो फूट फूट कर रोने लगी। तब कबीर ने उसको एक जोरदार का थप्पड़ मारा और फिर उसको अपने सामने खड़ा करते हुए बोला, चुप हो जाओ निशा, मेरे सब्र का और इम्तहान मत लो, कहीं गुस्से में मेरा तुम पर और ज़्यादा हाथ ना उठ जाए। निशा बहुत डरी हुई थी। वह बस एक कोने में बैठ कर रो रही थी और कबीर के गुस्से को और ज़्यादा
हवा दे रही थी। कबीर उसे लाल आंखों से घूर रहा था। निशा ने देखा कि कबीर उसको ही घूर कर देख रहा है तो वह दूसरी तरफ मुंह फेर लेती है और फिर मुंह बनाकर बैठ जाती है। तभी उसे महसूस हुआ कि कबीर उसके सामने आकर बैठ गया है और उसे ही देख रहा है। यूं घूर कर यूं देखा रहे हो मुझे? जिंदगी में कभी क्या कोई लड़की नहीं देखी? ये उल्लू की तरह मुझे घूरना बंद करो। निशा ने कबीर को देखे बगैर ही सब कुछ बोल रही थी। तुम क्या अपने आप को कहीं की राजकुमारी समझ रही हो और मुझसे निजी नजरें और निजी आवाज में ही बात करना, समझी? खबरदार जो मुझसे उलझने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी निशा ने चीखते हुए कहा, और तुम कर भी क्या सकते हो कबीर कपूर, जो एक बहुत बड़ा गुंडा है, डॉन है, क्रूएल, हार्टलेस है। निशा, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। मैंने तुम्हारे साथ क्या कुछ गलत किया? कबीर ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। तभी निशा खड़ी हो गई और कबीर से दूर जाती हुई बोली, डोंट टच मी, दूर ही रहो मुझसे। मुझे घृणा होती है तुमसे, तुम्हारे वजूद से, तुम्हारी छुअन से नफरत करती हूँ मैं तुमसे। सुना तुमने? आई हेट यू कबीर कपूर। चले जाओ मेरी नजरों के सामने से, नहीं तो मैं तुमको ही मार दूंगी। तुम क्रूएल हो। बोलकर वह आप सुबक सुबक कर रोने लगी और कबीर को धक्का देकर अपने कमरे से बाहर निकलने लगी। कबीर भी निशा का ये रूप देखकर शॉक्ड हो गया था और वह गुस्से से तिलमिलाता हुआ अपने कमरे में आ गया और बियर बार में बैठकर विस्की की बोतल उठाकर पीने लगा और वहीं पड़े पियानो को बजाने लगता है। उसकी दर्द से भरी आवाज गूंज उठी, सॉन्ग। किस्मत ने जाने ए दिल से खेल कैसे खेला, मन अंदर अंदर रोए, गम सहता रहे अकेले। किसे अपना हाल सुनावा, किसे अपने जख्म दिखावा, जो बीत गया है दिल पे, जानू या दिल जाने। हाय रब्बा, हाय रब्बा, कोई दर्द न जाने मेरा, दर्द न जाने। कच्ची सी आस की डोरी एक पल में टूट गई, ये अपनों की खुदगर्जी खुशियाँ मेरी लूट गई। इस राह वफा में पाई हर मोड़ फकत रुसवाई, जो मंजिल की चाहत थी रास्ते में वो छूट गई। सुना मन का आंगन है, ये कैसा खालीपन है, मेरे अंदर है तन्हाई, मेरे बाहर है वीराने। हाय रब्बा, कोई दर्द न जाने मेरा, दर्द न जाने। हाय रब्बा, कोई पूछे मेरे दिल से कैसे ये जहर पिया है, मरना किसको कहते हैं, जीते जी ये जान लिया है। बेदर्द जमाने में कोई शिकवा करूँ तो कैसे, हमदर्द जिसे समझा था उसने ही तो दर्द दिया है। ये सोच के दर्द सहूँ मैं, इस डर से कुछ न कहूँ मैं, ये दिल के रिश्ते पल में हो जाए बेगाने। अचानक ही ग्लास के टूटने की आवाज़ आती है और कबीर के दर्द से चिल्लाने की भी आवाज़ आती है। क्यों क्यों हर बार मेरे से ही साथ ऐसा क्यों होता है? बोलो ना मॉम, डैड, कुछ तो बोलो। क्यों आपकी बेटी को ही दर्द मिलता है? क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का? क्यों मैं जिसे अपना मानता हूँ वो ही मुझसे नफरत करता है? कबीर धरती पर ही लेट गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और हाथों की हथेली से खून बह रहा था। ग्लास के टूटने की आवाज़ से निशा खड़ी हो गई और वह दौड़ती हुई कबीर के कमरे में गई। उसने देखा कि कबीर की आंखों में आंसू है और हाथ में कांच के टुकड़े चुभे हुए हैं, उनमें से खून बह रहा था। निशा जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई और कबीर का सिर अपनी गोद में रखकर उसके हाथ की मरहम पट्टी करने लगी। जब कबीर ने उसे ऐसा करते देखा तो वह गुस्सा हो गया और जल्दी से खड़ा हो गया और चिल्लाते हुए बोला, निकल जाओ मेरे कमरे से बाहर। तुम होती कौन हो मेरी इजाज़त के बगैर मेरे कमरे में आने वाली? बोलकर उसने अपने दूसरे हाथ से निशा को जोरदार धक्का दिया, जिसके कारण निशा का बैलेंस बिगड़ गया और वह सीधा दरवाजे के किनारे से जा टकराई। धक्का जोरदार था, इसलिए टकराते ही निशा के फॉरहेड से खून निकल आया और निशा का सिर घूम गया। निशा नीचे गिरने को हुई कि तभी कबीर ने उसे संभाल लिया और उसे गिरने से बचा लिया। पहले चोट देते हो और बाद में संभालते भी हो, क्यों कबीर, क्यों करते हो ऐसा? निशा ने आंसू भरी आवाज से कहा। निशा, तुम जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो, रात काफी हो गई है, जाओ। कबीर ने निशा की तरफ देखे बिना ही कहा। कबीर कपूर, जिससे पूरी दुनिया कांपती है, उसकी आंखों में आंसू, जो खुद एक क्रूएल है, वो इंसान आज रो रहा है। क्यों कबीर, क्यों? क्या दर्द है कबीर? तुम जैसे दिखते हो वैसे हो नहीं, इतना तो मैं जान गई हूँ कबीर। निशा ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। निशा, तुम जाओ यहाँ से, कबीर ने फिर से कहा। मगर निशा जिद पर अड़ी रही और उसके घाव पर मरहम पट्टी करने लगी। अब कबीर की धीरज
घुट रही थी। वह खड़ा हुआ और उसने निशा को बाहर निकालकर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और फिर दोबारा रोने लगा और खुद से ही बड़बड़ा कर बोला, मुझे माफ़ कर दो निशा, मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकता और प्यार तुमको कर नहीं सकता। मैं जो हूँ वही रहूँगा, एक क्रूएल। बोलकर वह फिर से धरती पर लेट गया। रतन जी से अब और दर्द सहन नहीं हो रहा था। वह हर पल मौत का इंतजार करते रहते थे। कबीर अंदर आया और रतन जी के सामने बैठते हुए बोला, कैसे हो दादाजी? मज़ा आ रहा है ना? इस जिंदगी और मौत के खेल में कोई कमी तो नहीं रह गई ना तुम्हारी खातिरदारी में? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ कबीर, मुझे मार दो कबीर, मुझसे अब और नहीं सहा जाता है, मुझ पे रहम करो कबीर। रतन जी ने आंसू भरी आंखों से कबीर को कहा। तभी अपनी चेयर को लात मारते हुए कबीर खड़ा हो गया और रतन जी के बालों को खींचते हुए अपने दांतों को भींचता हुआ कबीर चिल्लाते हुए बोला, रहम करूं? किस पर? तुम पर। तुमने रहम किया था मेरे मॉम और डैड के ऊपर। वो दोनों भी तुम्हारे आगे घुटने टेक कर बैठे हुए थे। तुमसे दया की भीख मांग रहे थे। बार बार तुमको बोल रहे थे कि हमको छोड़ दो। क्या तब तुमने रहम किया था उनके ऊपर? क्या तब तुम्हारे हाथ पैर कांपे थे? नहीं ना। तो फिर आज ये सब नाटक क्यों कर रहे हो? अरे अभी तो खेल का आगाज ही हुआ है, अंत तो अभी बहुत दूर है। कबीर ने उसको नफरत से देखा और फिर अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाया। बॉडीगार्ड हाथ में 2 बड़ी बाल्टी ठंडे बर्फ का पानी भरकर लाया था। एक तो दिसंबर महीने की कड़कड़ाती ठंडी और उसमें ये बर्फ का पानी। तभी कबीर ने अपने बॉडीगार्ड को कहा, इसकी कपड़े को छोड़कर इसके अंदर के कपड़े को छोड़कर सब कपड़े निकाल दो इनके। यह सुनकर रतन जी के तो होश ही उड़ गए। वह हाथ जोड़ता हुआ उसको इतना भी क्रूर ना होने की और रहम करने की बात करने लगा। मगर किसी की भी सुने तो वो कबीर कपूर थोड़ा ही कहलाएगा। उसने एक ही बार बोलने पर कबीर के बॉडीगार्ड्स ने रतन जी के अंदर के कपड़े को छोड़कर सब कुछ निकाल कर वहीं पे ऐसे ही खड़ा कर दिया। नहीं कबीर, तुम मेरे साथ इतने क्रूअल नहीं हो सकते। मैं आखिर तुम्हारा दादा हूँ, तुम मुझे यूं ही नहीं तड़पा सकते। जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मगर कबीर ने जैसे उसकी कोई भी बात को सुना ही ना हो, ऐसे अनसुना करते हुए अपने हाथ में वह बाल्टी उठा ली और उसके अंदर का सारा पानी रतन जी के ऊपर उड़ेल दिया। रतन जी की चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थी। मुझे मुझे मान दो कबीर, तुम मुझे छोड़ दो कबीर की चीखें पूरे कमरे में कोहाला मचा रही थी। कुछ देर तड़पने के बाद रतन जी बेहोश हो गए। ये देखकर कबीर ने अपने बॉडीगार्ड्स को सूचना रुकने को कहा। हर 4 घंटे बाद उसकी इसी तरह खातिरदारी होनी चाहिए। बोलकर वह कमरे से बाहर निकल गया और सीधा अपने कमरे में चला गया। दूसरी तरफ राहुल राहुल यूरोप में आ गया था, क्योंकि वह जानता था कि जाह्नवी ने खुदकुशी क्यों की थी। सबसे पहले पुलिस की जांच में उसका ही नाम आता और वो लंबे समय के लिए जेल में अंदर हो जाता। आखिर मैंने तुमको उन दरिंदों के हवाले किया ही क्यों? आखिर वह इतना लालची कैसे हो सकता है? उसने अपनी ही चाहत का सौदा कर दिया। कोई इतना भी नीचे कैसे गिर सकता है? राहुल अब बहुत ही पछता रहा था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। तीर कमान से छूट चुका था। अब जाह्नवी सिर्फ याद बनकर रह गई थी। इंडिया में पूरे 1 हफ्ते बाद कबीर ने निशा को देखा था। निशा ने मरून कलर की नी तक आती फ्रॉक पहनी हुई थी। उसके खुले लंबे रेशमी बाल हवा में उड़ रहे थे। वह बगीचे में बैठी हुई कोई किताब पढ़ रही थी। कबीर वहां से चला गया, मगर तभी उसके कानों में निशा की आवाज आई, कहाँ थे तुम? हाँ, 1 हफ्ते से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम हो कि तुम्हारा कोई भी ठिकाना नहीं। ये घर है, समझे तुम? ये कोई धर्मशाला नहीं जो जब मन किया मुंह उठाए चले आए और जब मन किया चले गए। निशा चिल्लाए जा रही थी और कबीर उसे प्यार से बस देख रहा था कि तभी चुटकी बजाते हुए आगाज किया, कहाँ खोए हो? क्या बिजली के खंभे की तरह घूरते हुए मुझे ही देख रहे हो? कबीर ने अपनी असली औरे में आ गया और निशा के हाथ को मजबूती से पकड़कर पीछे की तरफ से अपने करीब करते हुए बोला, मैंने कितनी बार समझाया तुमको कि तुम मुझसे दूर रहो और मुझसे नीची नजर करते हुए और धीमी आवाज में ही बोलना। फिर बोली, मगर तभी निशा ने उसको हक कर लिया और बोली, मुझे पहले ये बताओ, तुम कितना पीते हो? जब होश में भी नहीं रह सकते हो तो इतनी पीते ही क्यों हो? चलो अब नहाकर नीचे आ जाओ, मैंने तुम्हारी फेवरेट खीर बनाई है।
ये सुनकर वह निशा के करीब गया और उसको घूरते हुए बोला, मुझसे किसी भी तरह की हमदर्दी की उम्मीद मत करना तुम। दूर रहो मुझसे, खबरदार। जो मुझे तुमने छुआ भी है तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। तुमसे और किसी भी चीज़ की मैं उम्मीद भी नहीं रख सकती। जो इंसान खुद से भी प्यार नहीं करता है वो मुझसे क्या प्यार करेगा। तुम एक कमज़ोर और गरीब हो कबीर कपूर। कबीर की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसने निशा के गाल पर 2-4 थप्पड़ लगा दिए। फिर वहां से निकलकर बोला, निशा, जिंदा रहना चाहती हो तो चली जाओ मेरे सामने से, नहीं तो मैं तुमको भी खत्म कर दूंगा। ये सुनकर निशा ने कबीर के हाथ में पकड़ी गन अपने हाथ में छीन कर ले ली और बोली, लो कबीर, ये लो, मेरे सीने में जितनी चाहे उतनी गोलियां उतार कर खत्म कर दो मुझे। निशा ने कबीर के हाथ में उसकी ही गन रखकर कहा, ये लो कबीर, चलाओ गन। मैं तुम्हारे सामने ही खड़ी हूँ, कर दो गोलियों से मुझे भी छल्ली छल्ली। मैं जरा भी नहीं डरूंगी कबीर। कबीर ने गन को पॉकेट में रखते हुए गुस्से से निशा के जबड़े को दबोचा और एक हाथ से उसके बालों को खींचा। फिर अपने दांत भींचते हुए बोला, मुझसे दूर रहो निशा, मैं वो आग हूँ जो तुमको ना तो जलाएगी ना ही मिटाएगी। मुझसे मत उलझो निशा, मैं बहुत ही खतरनाक इंसान हूँ। निशा, मैंने तुमको अपने करीब आने को कब कहा। कबीर, मैं खुद ही आ रही हूँ तुम्हारे पास। कबीर, चली जाओ मेरे कमरे से निशा, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं तुमको कुछ कर बैठूं उसके पहले चली जाओ। कबीर ने निशा को धक्का मारते हुए कहा। निशा दौड़कर कबीर की बाहों में समा जाती है और उसके गाल को, उसके होठों को बारी बारी चूमने लगती है। तभी कबीर गुस्से से निशा को खुद से दूर कर दिया और बोला, छोड़ो मुझे निशा, इससे पहले कि मेरा हाथ तुम पर भी उठ जाए, उससे पहले तुम मुझसे दूर चली जाओ। कबीर ने निशा को धक्का लगाते हुए कहा, नहीं कबीर, मैं तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुमने कहा था ना, यू आर माइन। तुमने ही कहा था ना कबीर। निशा ने उसे प्यार से देखते हुए कहा और फिर से कबीर से वह लिपट गई। मैं कहता हूँ छोड़ दो निशा, कबीर ने गुस्से से कहा। नहीं कबीर, अब बहुत देर हो गई, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती, बोलकर वह कबीर को लिपट गई। अब कबीर ने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया था। उसे अब बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उसने निशा को खुद से दूर किया और 2 थप्पड़ मार दिए और चिल्लाते हुए बोला, एक बार में तुमको कोई बात समझ में नहीं आती क्या। मैंने कहा कि छोड़ दो मुझे, मतलब छोड़ दो। मेरी जिंदगी में प्यार की कोई जगह नहीं है। निशा, क्यों कबीर, क्या सिर्फ तुम्हारी ही जिंदगी जिंदगी है, मेरी जिंदगी का क्या कोई मायने नहीं रखती तुम्हारे लिए। निशा, मुझसे कोई भी उम्मीद मत करो। मैं वो आग हूँ जो दूसरों को जलाती ही है, मगर उसी आग में भी मैं भी जलता हूँ। आज के बाद कभी मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, कबीर ने गुस्सा से कहा। एक बार खुद को खुलकर जीने का मौका तो दो कबीर, निशा ने प्यार से कहा। कबीर कपूर किसी को भी एक भी मौका नहीं देता है और तुम भी ये बात अच्छी तरह समझ लो, कबीर ने कहा। कबीर, तुम क्यों समझते नहीं हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, एक बार तो मुझे प्यार से देखो कबीर। निशा ने कबीर को अपनी तरफ घूमते हुए कहा। निशा, प्यार, और वो भी तुमसे, जिसका खुद का कोई भी कैरेक्टर ही नहीं है। तुम पर कितने मर्दों ने अपनी हवस मिटाई है और तुम अब मुझसे प्यार करने का खेल खेलना चाहती हो, कबीर ने ताना मारते हुए कहा। कबीर, यदि ऐसा ही समझते हो तो तुमने मुझे अभी तक क्यों छुआ तक नहीं, मैं तो हूँ ही रास्ते का माल, रास्ते में। तो फिर तुमने मुझे क्यों उन दरिंदों से बचाया, निशा ने आंसू भरी आंखों से कहा। अब कबीर बहुत ही परेशान हो गया था। उसने निशा को बेड पर पटका और निशा के कपड़ों को फाड़ कर उसके ऊपर चढ़ गया और बड़ी ही बेरहमी से निशा के ऊपर टूट पड़ा। उसने गुस्से में निशा के बदन पर कई जगह काटा। निशा को उसी जख्म के ऊपर उसने नमक लगाया। निशा की चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसके दर्द की कोई भी सीमा नहीं थी, वह दर्द से कराह रही थी। कबीर इतना गुस्सा में आ गया था कि वो वही तक नहीं रुकता है। उसने निशा को घसीटते हुए वॉशरूम में ठंडे बर्फ के पानी से भरे टब में फेंक दिया। निशा बुरी तरह से कांप रही थी। कबीर जैसे ही बाथरूम से बाहर निकला तभी उसे निशा की थर थर कांपती हुई आवाज आई, चाहे तुम जितना भी कर सको उतना सिमट कर लो कबीर, मैं फिर भी तुमसे प्यार करती रहूंगी, अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक तुमको प्यार करती रहूंगी। इतना बोलकर वो बेहोश हो गई। जब कबीर ने देखा कि निशा ना हिल रही है ना ही अब कुछ बोल रही है तो उसे फिक्र होने लगी। वो जल्दी से बाथरूम में गया और निशा को बाथरूम पहना दिया। कबीर ने जल्दी से निशा को गोद में उठा लिया और बेड पर लेटा दिया। वह निशा के गालों को थपथपाने लगा, उसे जगाने की कोशिश करने लगा, मगर निशा होश में नहीं आई। कबीर ने जल्दी से जिमी को कॉल किया और उसे अपनी टीम के साथ उसके
उसके विला में आने को कहा। कबीर फिर निशा के पास आया और उसको देख कर बोला, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ये बात अपने दिमाग में घर करके बिठा लो। कुछ ही देर में जिमी आया, होनहार टीम के साथ वहां पर आ गया। क्या हुआ कबीर? जिमी ने पूछा। कुछ नहीं हुआ, तुम बस अपने काम से काम रखो, जो काम करने आए हो वो काम करो, कबीर ने चिढ़ते हुए कहा। जिमी ने निशा के घाव पर मरहम लगाया और दवाई देते हुए वो कबीर से बोला, कबीर तुम अपने गुस्से पर काबू करना सीखो तो बेहतर होगा। क्या हालत कर दी है तुमने इसकी? क्या सभी लोग बुरे ही होते हैं? क्या समझकर तुमने इसके ऊपर रेप किया? कितना कुछ सही रही है पहले से ही है, अभी उसके पुराने जख्म भरे भी नहीं है और तुमने उसे नए जख्मों की सौगात दे दी। जिमी ने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा। ये लो कबीर, अभी कुछ देर में इनको होश आ जाएगा, कुछ खाना खिलाकर दवाई दे देना, बोलकर जिमी अपनी टीम के साथ चला गया। तो दोस्तों, क्या नया ट्विस्ट होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने, जो बहुत ही जल्दी इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।